नमस्कार दोस्तों। ईयर 1999 पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट का धज्जियां उड़ाकर इंडियन टेरिटरी में घुस बैठा। दरअसल शिमला एग्रीमेंट 1972 में तत्कालीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा बनाया गया। इस एग्रीमेंट के अनुसार एलओसी को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा। अगर कोई इशू होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो बायलैटरल पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। पर अफसोस पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को वायलेट करके इंडियन टेरिटरी में घुस बैठा। कारगिल युद्ध को कारगिल की हिस्ट्री ऑफ कारगिल कारगिल आफ्टर आर्ट कारगिल से कारगिल वॉर में कारगिल हीरोज और कारगिल फतेह को कारगिल युद्ध के कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस भारत और पाकिस्तान की नजरें और बंदूकें आपस में टकराती रहती। कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है। बटालिक सेक्टर का छोटी सी गांव है जिसका नाम है गरकोन। उस गांव का एक चरवाहा नाम तासी नाम का एक दिन उसका याक ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जाते हैं और बाइनोकुलर के मदद से दूर पहाड़ी में देखते हैं कुछ सेना का हलचल। उन्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता ये समझने में कि वो लोग इंडियन सोल्जर्स नहीं हैं। वो लोग कुछ 5-6 लोग जो पत्थर से कुछ दीवार जैसा बना रहे थे। वो तुरंत पहाड़ी से उतार कर नजदीक इंडियन मिलिट्री पोस्ट में संपर्क करते और उन्हें सब बता देते। इंडियन आर्मी बाइनोकुलर के मदद से क्रॉस चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है। पता करने के लिए 14 मई इंडियन 4 जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथी पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ते हैं काकसरैया। पर अफसोस अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आता। उन्हें खोजने के लिए फिर दूसरा टीम भेजा जाता है जिसमें कैप्टन अमित भारद्वाज और उनके साथ 32 टीम मेंबर थे। हद तो तब होता है दोस्त जब कैप्टन अमित भारद्वाज का टीम मौके पे पहुंचते हैं और देखते हैं करीब 600 से 700 पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन एरिया का बंकर्स को कब्जा करते रहते। वो क्या करते हैं, अमित भारद्वाज और उनके एक साथी रुक जाते हैं और बाकी के टीम मेंबर को नीचे भेजते हैं कि दूसरे यूनिट को खबर देने के लिए। तब तक वो दोनों लड़ते रहते हैं। उस 700 सोल्जर हौसला देते 2 मिलिट्री इंडियन और उस पाकिस्तानी 600-700 सोल्जर को रुका के रखने के लिए बंदूक थाम ली और फायरिंग होने लगी। जगह पे अमित जी शहीद हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है। दरअसल विंटर की सीजन में इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट एरिया जो है वो है द्रास, बटालिक और मस्को के एरिया। तो विंटर के सीजन में ये बर्फीली एरिया में दोनों देशी के सोल्जर अपने आप पीछे चले जाता है। फिर वापस विंटर का सीजन खत्म होता है तो वो लोग वापस अपने बंकर्स में आ जाता है और हर साल ऐसा ही होता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ और इस साल भी ऐसा ही हुआ था। इंडियन आर्मी इस विंटर सीजन में अपने बंकर्स से वापस आ गए थे पीछे, क्योंकि इतना बर्फ है, इतना ठंडे है, वहां पे रहना बहुत बहुत मुश्किल होता है। पर इस साल पाकिस्तानी आर्मी का प्लान कुछ और ही था। पाकिस्तानी आर्मी जब देखे इंडियन सोल्जर्स इस विंटर सीजन में अपने बंकर छोड़ के पीछे चले गए, तब पाकिस्तानी आर्मी लोग चोरी छुपे वो सारे जितने सारे बंकर्स थे वो सब बंकर्स कब्जा कर लेते हैं और वहां पे भारी मात्रा में अम्युनिशन, गोला, स्ट्रिंगर मिसाइल, बुलेट, LMG वगैरह जितने सारे हथियार हैं सब इकट्ठा करके एकदम पहले से तरीके से बैठ गए। दुख इस बात का है दोस्तों, इसी साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर समझौता करते हैं 12 फरवरी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया से एक बस यात्रा करके लाहौर पहुंचते हैं। इंडिया के तरफ से एक कदम उठाया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस को स्टैब्लिश करना। प्राइम मिनिस्टर जी लाहौर में जाके एक भाषण देते हैं और एक पोएम भी रिसाइट किया जाता है। जो पोएम का नाम था कुछ ऐसा, जंग ना होने देंगे। पर किसे पता इंडिया के तरफ से तो जंग नहीं होने देने का वादा कर रहा था, पर पाकिस्तान में ऐसा कोई था जो इस पीस को सहन नहीं कर पाया।
और किसे पता, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान में उस समय शांति का वार्ता देने गए थे और उसी समय पाक आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ऑपरेशन आल बदर का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ, आजिज खान और जावेद हसन जी और पाक आर्मी के कुछ बड़े बड़े रैंक होल्डर मिलके ऑपरेशन अल बदर को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान के इस मिशन अल बदर का 3 मकसद था। पहला मकसद, वो जिस जगह पे कब्जा बना के बैठे हैं वहां से इंडिया के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव विस्तार करना। दूसरा मकसद था, लेह से श्रीनगर जाने वाले जो रोड है NH-1A, इसको ब्रेक कर देना। और तीसरा, सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तान का अपना कब्जा जमा लेना। चलिए आप जानते हैं इंडियन आर्मी कैसे बहादुरी के साथ रिटेलिएट करते हैं और पाकिस्तान के नाजायज मंसूबे को कैसे नाकाम करते हैं। इंडियन आर्मी एक काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं जिसका कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन विजय। उसी समय इंडियन आर्मी के चीफ जनरल थे जनरल वेद प्रकाश मालिक। 19 मई ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जाता है, जबकि 26 मई और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। हाँ, इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने एक अहम रोल निभाया। इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने 7 MiG-23 और मिराज 2000 फाइटर का इस्तेमाल किया गया था। 27 मई इंडियन एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट काम्बामपति नचिकेता सीधा हमला बोल देते हैं पाक घुसपैठी के, क्योंकि ये 18,000 फीट ऊंचा है और इतना ऊंचे में फ्लाइट को लेके पाक घुसपैठी को ढूंढना और उन पे हमला करना बेहद मुश्किल काम था। तो MiG-27 को स्टिंगर मिसाइल से शूट डाउन किया जाता है। इतने में काम्बामपति नचिकेता इजेक्ट करते हैं और उनका जो पैरासूट वो लैंडिंग करते हैं LOC के उस पार और वो पाकिस्तान आर्मी के कस्टडी में आ जाता है। बाद में बहुत सारे प्रेशर की वजह से 4 जून को नचिकेता को रिलीज किया जाता है। पर नचिकेता को ढूंढने के लिए पीछे से MiG-21 लेके अटैक करते हैं इंडियन एयरफोर्स के और एक जाबाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट अजय आहूजा, और उन्हें भी शूट डाउन करके उतारा जाता है। पर अफसोस ये है, उन्होंने जब इजेक्ट करते हैं उनका पैरासूट लैंडिंग करते करते पाकिस्तानी घुसपैठी लोग इतने फायर करते हैं कि उनको उतरते मौके पे वो शहीद हो जाते हैं। जब मिराज 2000 फाइटर लेके अटैक करा जाता है तब पाकिस्तान घुसपैठी जो मुंडोनालो बेस था, माना जाता है मुंडोनालो बेस पाकिस्तान का मेन लॉजिस्टिक बेस था। वहां पे जब मिराज 2000 हमला बोलते हैं और सक्सेसफुली वहां पे बम गिराते हैं, वहां पे करीब 300 सोल्जर्स ढेर हो जाता है और उस जगह से सक्सेसफुली मिराज 2000 वापस भी आ जाता है। पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से स्ट्रिक्टली मना था, कोई इंडियन एयरफोर्स LOC को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि 2 देश न्यूक्लियर पावर का है। अगर इस दोनों देश में एयर अटैक बहुत तेजी से होता है तो एक खतरा पैदा होता है कि न्यूक्लियर वॉर न हो जाए। इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी स्ट्रिक्टली मना किए थे कि LOC को कभी भी क्रॉस नहीं करना, और यहाँ पे इंडिया का एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री था। इस फैसले से बहुत सारे देश इंडिया को सपोर्ट करने लगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियन रीजनल फोरम और G8 जैसे कंट्री। इस वॉर में इंडियन नेवी भी एक बड़ा अहम रोल निभाया। इंडियन नेवी खुले आम पाकिस्तानी ट्रेड चैनल को ब्लॉक कर दिए थे चेतावनी के साथ। करीब 33 इंडियन वारशिप पाकिस्तान पोर्ट जो है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया, चाहे एक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कोई भी रिलेशन इंटरनेशनल रास्ते से पाकिस्तान के बीच ना हो सके। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी पोर्ट कराची और काजिम इस दोनों को ऐसे ब्लॉक करके रखे कि कोई भी शिप
आना जाना मुश्किल हो गया। इसीलिए पाकिस्तान बेहद मुश्किल में पड़े। ग्राउंड लेवल में इंडियन आर्मी बहुत मुसीबत का सामना कर रहे थे, क्योंकि इंडियन आर्मी थे नीचे और पाकिस्तानी आर्मी उनका एडवांटेज कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पहले से तैयारी के साथ पहाड़ी चोटी पर बैठे थे और एकदम अचूक निशाने पे इंडियन आर्मी को शूट कर रहे थे, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ना उतना ठंडे हालत में और इतना कठिन परिस्थिति में बहुत मुश्किल था। इस ऑपरेशन विजय में तोलोलिंग पॉइंट एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। कर्नल रविंद्रनाथ 13 जून को तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए एक पुख्ता प्लान बनाते, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चोटी के टॉप में बैठे और इंडियन आर्मी के मूवमेंट सीधा सीधा स्पष्ट देख रहे थे। इसलिए रात के अंधेरे में या जिस रात को चांद ना उठे उस रात को धीरे धीरे चोरी छुपी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे उस बेस की तरफ। तोलोलिंग घाटी को रिकैप्चर करने के लिए कर्नल रविंद्रनाथ के नेतृत्व में 90 सोल्जर्स का एक टीम निकल पड़ती है। ये 90 सोल्जर्स 3 टीम में डिवाइडेड होता है, एक भीम, दूसरा अर्जुन, तीसरा अभिमन्यु। ये 3 टीम तीनों दिशा से अटैक करने के लिए रात भर चढ़ाई करते हैं पहाड़ी चोटी पर और पहुंचने के बाद दिन भर वहां पे इंतजार करते हैं फिर से रात होने के लिए। जब रात होगा तब वो लोग अटैक करेंगे। इस तोलोलिंग कैप्चर करने के लिए नायक दिगेंद्र कुमार का एक अहम रोल था। नायक दिगेंद्र कुमार 2 दिन पहले से ही उस चोटी में चढ़ने के लिए रस्सी और कील के मदद से एक आसान रास्ता बना रहे थे। उसी दिन क्या हुआ, कैप्टन दिगेंद्र कुमार पहाड़ी चोटी पर चढ़ के रात को जब अटैक करने के लिए गया तो अंधेरे में उसको एक काला सा कुछ नजर आया। उनको लगा ये पत्थर वगैरह कुछ रहेगा, पर जब हाथ लगाया देखा एक बैरल, दुश्मन के गान का बैरल जो कि गर्म लगा, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये दुश्मन का जो LMG उन्होंने पकड़ ली। और दुश्मन के तरफ से जब गोली आता है कैप्टन दिगेंद्र कुमार के शोल्डर पर 3 गोली लगती, फिर भी वो हौसले के साथ लड़ते गए। उन्होंने क्या किया, एक हैंड ग्रेनेड निकालते हैं और दुश्मन के बंकर के अंदर डालते हैं और उस हैंड ग्रेनेड उस बंकर को तबाह करते हैं। ऐसे दिगेंद्र कुमार और उनका साथी बहुत हौसले के साथ लड़ते गए, एक एक बंकर को उड़ाते गए। दिगेंद्र कुमार सिर्फ ग्रेनेड की मदद से 11 बंकर को उड़ाए। आखिर में उसी टाइम का उस पाक घुसपैठी का जो मेजर अनवर थे वो बहुत गाली गलौज कर रहे थे इंडियन आर्मी के। तो आखिर टाइम में जब मेजर अनवर खान के सामने दिगेंद्र कुमार आए तब अनवर खान उसको फायर की। दिगेंद्र कुमार भी उसके पिस्टल से फायर की, पर उसका गोली दिगेंद्र कुमार के बंदूक पे लग के हाथ से बंदूक गिर गई। उसी दौरान गोली खाकर भी दिगेंद्र कुमार कूद पड़े थे मेजर अनवर के, और उसके पास से वो जो चक्कू रहते हैं ना, जो साइनाइड में डुबाया हो, वो निकल के सीधा मार देते और धड़ से गर्दन अलग कर देते और वहीं पे गाड़ देते हैं भारत का तिरंगा। बहुत तकलीफ से तिरंगा गाड़ने के बाद नायक दिगेंद्र कुमार बेहोश हो जाता है, लेकिन तोलोलिंग इंडिया के कब्जे में फिर से आ जाता है। तब तक दिगेंद्र कुमार के सब साथी शहीद हो चुके हैं। इस हमले के 4 घंटा पहले से नीचे से इंडियन आर्मी के बोफोर्स FH-77B से ताबड़तोड़ गोला बरसन किया। कुछ घंटे के भीतर करीब 10,000 गोले बरसे। गोलाबारी आज तक उन्होंने नहीं देखी। इतना गोलाबारी, इतना भयंकर सिचुएशन खड़ा था कि उस जगह का नाम 5140 जगह का नाम चेंज करके बर्बादी बंकर रखा। तोलोलिंग जीत के बाद करीब 4 दिन के अंदर .4590, .5140 रॉकी नब और हम को बहुत हौसले के साथ इंडियन आर्मी अपने कब्जे में ले ली। इस जीत के दौरान इंडियन आर्मी को पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री 3री, 4थी और 6ठी बैटालियन शामिल थे। इसके अलावा भी एक स्पेशल सर्विस ग्रुप थे इस जंग में पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने के लिए इस टाइम इंडियन आर्मी के और एक जाबाज ऑफिसर सामने आता है, कैप्टन विक्रम बात्रा। 20 जून 1999 तक
.5104 कब्जा करने के लिए निकल पड़ते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथी। 15,000 फीट चोटी चढ़ाई करके ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां पे 5 बंकर अपने कब्जे में लेते हैं विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का इस मिशन में कोड नेम था शेरशाह। ये .5104 कब्जा कर लेने के बाद सुबह 4:35 में विक्रम बत्रा रेडियो मैसेज देते हैं, जो कि मिलिट्री का कोड मैसेज होता है, ये दिल मांगे मोर। क्योंकि बत्रा ये चाहते थे कि इतना सिर्फ बंकर में उनको रुकना नहीं और उनको और आगे जाना है, इसलिए उन्होंने ये कोड चुने थे कि ये दिल मांगे मोर। और गर्व के साथ इस वर का पहला परमवीर चक्र हासिल करते हैं। इसके बाद कैप्टन बत्रा इस युवर का सबसे मुख्य पॉइंट टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए ठान लेते। टाइगर हिल जो कि 16,500 फीट ऊंचा एक बेहद मुश्किल चोटी था। 3 जुलाई 1999 में टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए इंडियन आर्मी निकल पड़ते हैं करीब शाम को 5 बजे। इस तरह ग्राउंड लेवल से भारतीय तोपखाने की 137 तोप गोलाबारी चालू कर दी थी टाइगर हिल की। भारतीय तोपखाने की इस गोलाबारी की आड़ में इंडियन सोल्जर्स के 3 टुकड़ी ऊपर चढ़ रहे थे टाइगर। दुश्मन को शक न हो कि ये 3 टुकड़ी ऊपर चढ़ रहे थे। करीब रात को 8 बजे वो लोग 3 दिशा से हमला चालू कर भयंकर वॉर सिचुएशन के साक्षी थे उस टाइम टाइगर हिल। इस वॉर में इंडियन आर्मी के करीब 30 आर्मी शहीद हो चुके। इंडियन आर्मी के 18 ग्रेनेडियर के जोगेंद्र सिंह, इन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़े और करीब 15 गोली खाकर भी हौसले के साथ लड़ते गए। दुश्मन की 15 बुलेट उनके बदन को छलनी कर दिए थे, फिर भी वीरता के साथ एक के बाद एक दुश्मन को ढेर करते गए और आगे बढ़ते गए और तिरंगा लहरा दिया टाइगर हिल पर। उनको परमवीर चक्र भी मिले थे। दूसरी तरफ मस्को घाटी के .4875 में हिम्मत के साथ लड़ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार और उनके टीम मेंबर्स लोग बहादुरी के साथ लड़े और .4875 के टॉप फ्लैग पर बहादुरी के साथ तिरंगा लहरा देते हैं। दूसरी तरफ .4875 के उत्तर दिशा में लड़ रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके टीम मेंबर। कैप्टन विक्रम बत्रा .4875 के उत्तरी दिशा में उनके टीम के साथ एक जबरदस्त फाइट करके दुश्मन को ढेर कर रहे थे और .4875 की उत्तरी दिशा को अपने काबू में ले लिया। जीत के आखिरी घड़ी पर उनके एक टीम मेंबर कुछ दूर गिर पड़ा था, जिसका एक्सप्लोजन की वजह से एक पैर टूट गया और उसको रेस्क्यू करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जब निकलते हैं भागते हुए दुश्मन का बंदूक से एक बुलेट आके कैप्टन बत्रा का सीने में आके टकराते हैं। उसी दौरान मौके पे वो शहीद हो जाते हैं। यहीं पर इंडियन आर्मी के 2 जाबाज ऑफिसर को परमवीर चक्र मिलते हैं, एक राइफलमैन संजय कुमार और दूसरा कैप्टन विक्रम बत्रा। पर अफसोस की बात यह है कि कैप्टन बत्रा अब और नहीं रहे। जब इस कारगिल युद्ध की वीर गाथा में और एक नाम परमवीर चक्र से नवाजा गया 11 गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज पांडे। सब लोगों को बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश थे आर्मी में, पर कैप्टन मनोज पांडे की ख्वाहिश थी कि उनको परमवीर चक्र मिले। कैप्टन मनोज 3 जुलाई बटालिक एरिया के खलवार पे भयंकर हमला बोल देते हैं और एक के बाद एक दुश्मन को खदेड़ता गया। वहां पे इतना हौसले के साथ लड़े कि दुश्मन के 5 बंकर अपने कब्जे में ले लेते। क्रॉस फायरिंग की वजह से उन्होंने बहुत जख्म हो जाता है और जीत के मौके पे वीर गति प्राप्त करते हैं। दिन ब दिन पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट रहा था। इंडियन आर्मी के जल, स्थल और आकाश सेना के अटैक से पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से छल्ली हो चुके थे। ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी काफी था। इसी समय ज्यादातर देश पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जाकर इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि इंडिया ये कोई अटैक नहीं किए,
इंडिया बस अपना देश को डिफेंड कर रहे थे और उसके लिए लड़ रहे थे। और इंडियन आर्मी जो मुश्किल सिचुएशन में लड़ रहे थे, उसे देख के पूरी दुनिया स्तंभित हो गई कि इतने टफ सिचुएशन में इंडियन आर्मी कैसे एक के बाद को कब्जा करते गए और जीत हासिल करते गए। अंत में 11 जुलाई दोनों देश अपने एयर हमला को स्थगित करने के लिए फैसला ले लेते। दूसरी तरफ इंडियन नेवी पाकिस्तानी पोर्ट में इस तरह का घेराबंदी कर ली थी कि पाकिस्तान में कोई भी शिप्स आ नहीं पा रहा था। करने को मिला उसी वक्त पाकिस्तान में महज 6 दिन का रेशन और तेल मौजूद थे। तो मजबूरन पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी को पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर हो गया। कारगिल के इस भयंकर वॉर में इंडियन आर्मी के हाथ पाकिस्तानी आर्मी के करीब 750 से 1200 सेना ढेर हुई। उनमें से 249 बॉडीज इंडियन टेरिटरी में पाया गया, जिन्हें पाकिस्तान लेने के लिए डिनाई कर दिया। तो उसी बॉडीज को इंडियन आर्मी पूरे रीति रिवाज के साथ वहीं पे दफना देती और ये दुनिया को पता चलता है कि इंडिया हमेशा शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इंडिया के ऑपरेशन विजय के इस वॉर में 527 जवान शहीद हो चुके थे और करीब 1300 जवान इंजर्ड हो चुके थे। 14 जुलाई 1999 इंडियन पीएम ऑफिशियली घोषित करते हैं कि ऑपरेशन विजय सक्सेस हो चुका है और अंत में 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय को ऑफिशियली समाप्त किया जाता है। उस दिन से हर साल 26 जुलाई पूरा देशवासी नमी आंखों के साथ कारगिल वॉर के उन वीर जवान को याद करते और वीरता के साथ कारगिल दिवस मनाते हैं। इस युद्ध में एक तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के पीस स्टेब्लिश करने का प्रयास इंडिया की तरफ से बंद हो गया। हम जंग न होने दें, पर अफसोस पाकिस्तान इंडिया के ये वार्ता सीरियसली नहीं ली। कुछ दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जनरल परवेज मुशर्रफ जो ऑपरेशन अल बदर का प्लानिंग किए थे, उन्होंने एक इमरजेंसी घोषित करते हैं और पूरा देश को अपने टेक ओवर कर लेते हैं। पर इस वॉर के चलते पूरा दुनिया को पता ये लग गया कि इंडिया को जब जब कोई भी देश बुरे नजर से देखेगा और कुछ बुरा करने का कोशिश करेंगे, तब इंडिया हर बार बहुत बहादुरी के साथ वो सब खदेड़ देंगे। आप इतने टाइम से मेरा ये वीडियो देखें, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।